नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया था। 1 घंटे के लिए ट्विटर ने अकाउंट को किया था ब्लॉक। अमेरिकी कानून का हवाला देकर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया गया था। ट्विटर ने नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया। 1 घंटे बाद चेतावनी देकर दोबारा अनब्लॉक किया गया अकाउंट। तो देश के आईटी मिनिस्टर को ही ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया और एक अमेरिकी कानून का हवाला देते हुए आपको बता दें कि जो 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो रविशंकर प्रसाद के अकाउंट पर तब मिल रही थी। पहली तस्वीर जब उन्हें ब्लॉक किया गया, जिस पर लिख कर आया था दिस अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड, और उसके 1 घंटे बाद रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को फिर अनब्लॉक कर दिया गया। और उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने लगातार 3-4 ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी। कही कि ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करके एजेंडा चलाना चाहता है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है इसी खबर से जुड़ी हुई। ट्विटर से सफाई मांगेगी संसद की स्थायी समिति। शशि थरूर ने कहा है, रविशंकर और मेरे अकाउंट को ब्लॉक करने पर जवाब मांगेंगे। आईटी पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन हैं थरूर और ट्विटर से गाइडलाइंस के बारे में पूछेंगे। थरूर ने यह बयान दिया है। जाहिर सी बात है कि देश के जब आईटी मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए तो यह केवल एक पार्टी की बात नहीं रहती है। इस मुद्दे को पार्लियामेंट की कमेटी उठाएगी और ट्विटर से जवाब तलब करेगी। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं इस साथ में मेरे सहयोगी सुमित दुबे लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या कुछ बयान आया है ट्विटर की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? रविशंकर प्रसाद के हमने 3-4 लगातार ट्वीट देखे, लेकिन क्या सरकार की तरफ से इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है या फिर ये केवल रविशंकर प्रसाद का एक मुद्दा है? जी देखिए, ये रविशंकर प्रसाद का ही मुद्दा नहीं है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, ना सिर्फ वो आईटी मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं। रविशंकर प्रसाद दरअसल अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो ट्विटर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जो स्क्रीनशॉट रविशंकर प्रसाद की तरफ से शेयर किया गया है उसमें काफी कहानी है। उसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि रविशंकर प्रसाद ने एक कानून का उल्लंघन किया, जिसके चलते उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया, लेकिन उसे बहाल भी कर दिया गया। लेकिन साथ में एक और बात है कि जो बहाल करने वाला जो मैसेज है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर इस तरीके की कंप्लेन हमें दोबारा मिलती है, अगर इस तरीके का ऑफेंस रिपीट होता है, होता है तो फिर अकाउंट को सस्पेंड भी किया जा सकता है या परमानेंटली ब्लॉक भी किया जा सकता है। एक तरीके से इसको हम देखें, इस तरीके के मैसेज ट्विटर की तरफ से आते रहते हैं। कई सारे लोग हैं जिनको ऐसे मैसेज आते हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये एक कॉमन अकाउंट नहीं था, ये देश के आईटी मिनिस्टर का अकाउंट था। और अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो साफ साफ पता चलेगा कि ट्विटर और भारत सरकार के बीच में जो एक तरीके से कहें कि जंग चल रही है, उसमें रविशंकर प्रसाद ही सरकार का चेहरा है। जो नए आईटी रूल्स लागू किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें ट्विटर ने उसको अडहेयर नहीं किया है, ट्विटर ने उसके हिसाब से अपनी कार्रवाई नहीं की, अपने अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं। उसके बाद ही ट्विटर का जो इंटरमीडिएटरी का जो ट्विटर का स्टेटस था वो चला गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर गाजियाबाद में एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी, क्योंकि इससे पहले ट्विटर इंटरमीडिएटरी था, लेकिन अब वो एक बिल्कुल सुमित, और इसी एफआईआर के मद्देनजर ट्विटर के एमडी को बुलाया गया था। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, आप नजर बना के रखिएगा। हम और अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल दूसरी खबर का रुख करते हैं। यूपी में धर्मांतरण के मामले में रोजाना नई परतें खुल रही हैं। उमर गौतम और काजी जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। जांच में यह बात सामने आई है कि करीब 24 राज्यों तक धर्मांतरण के तार जुड़े थे। यूपी से बाहर भी कई राज्यों में आरोपियों ने लोगों को मुस्लिम बनवाया। मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। विदेशी फंडिंग से तार जुड़े होने के चलते ईडी अब तफ्तीश में जुट गई है। दस्तावेजों और खातों से ट्रांजैक्शन की जानकारी हासिल की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने लोगों में संदेह पैदा कर दिया है। छपरा में एक वैक्सीनेशन के दौरान खाली इंजेक्शन लगाती हुई कैमरे में तस्वीर कैद हुई है। तो अनिल देशमुख की परेशानी भी अब बढ़ गई है। ईडी ने सुबह सुबह अनिल देशमुख के नागपुर स्थित घर पर छापा मारा और दस्तावेज खंगाले हैं और इसीलिए ईडी को अब एंटर करना पड़ रहा है।
क्योंकि अब विदेशी फंडिंग का मामला आया तो जाहिर सी बात है कि कहां से फंडिंग आ रही है, क्यों आ रही है, क्या मकसद था, इन सब के बारे में प्रवर्तन निदेशालय और जांच करेगा। धर्मांतरण मामले में ईडी ने केस दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट आई है, राज्यों में हुए धर्म परिवर्तन की जांच करेगी ईडी और विदेश से हुई फंडिंग की भी तफ्तीश करेगी। तो ईडी विशेष तौर पर जांच करेगी किस तरह से फंडिंग आई थी उसको लेकर, क्योंकि जब पैसे मिलेंगे विदेशों से तभी इस तरह के काम को अंजाम दिया जा सकता है। और क्या मकसद था ये तब पता चलेगा जब कौन पैसे दे रहा था, कितने पैसे दे रहा था और क्यों दे रहा था। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि एक राज्य की पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं कर सकती और इसीलिए प्रवर्तन निदेशालय को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही धर्मांतरण मामले में सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस्लामिक दावा सेंटर का विदेशी कनेक्शन सामने आया है। इंडोनेशिया के इस्लामिक डिफेंडर फ्रंट, इससे एक संबंध सामने आया है। डिफेंडर फ्रंट का नेटवर्क केरल समेत पूरे दक्षिण भारत में है। तो ये नया खुलासा, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि धर्मांतरण मामले में परत दर परत रोज नई नई एक कहानी निकलकर सामने आ रही है और इसी में इंडोनेशिया इस्लामिक डिफेंडर फ्रंट से कनेक्शन सामने आया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, खुर्रम निजामी लखनऊ से और मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। खुर्रम, पहले आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आने के बाद से वहां पर हलचलें क्या चल रही हैं? दूसरा, क्या अब राज्य पुलिस पूरी तरह से ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में दे देगी या फिर अब उनका इन्वेस्टिगेशन अलग अलग एंगल्स पर चल रहा है? कहां कहां पर उत्तर प्रदेश के जिलों में इसके नेटवर्क मिले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के जिलों की हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में जिला है फतेहपुर। वहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण फिलहाल जो सूचना मिली आया है। उसके बाद आप लखनऊ तक के साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर बात कर लीजिए, अलीगढ़ बात कर लीजिए, तमाम जगह पर भी धर्मांतरण की बात सामने आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनिशियली ऑपरेशन किसका था? इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनिशियली ऑपरेशन था। उसने एटीएस को टिप ऑफ किया, एटीएस उस पर काम किया, मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई, ईडी भी आ गई है और यहाँ पर एनआईए भी आ गई, क्योंकि विदेश से साथ जुड़े हैं तो एनआईए भी आ जाती है, टेरर एंगल भी इसमें है, एनआईए भी आ जाती है और जाहिर सी बात है एटीएस कर रही है और यूपीएसटीएफ भी बहुत जल्द शामिल हो जाएगी। तो ये मिला कहा जा सकता है कि जो एटीएस छानबीन कर रही है वो देखिए 4 टीम उसने बनाई है। उन 4 टीम को समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद ईडी का रोल अपने आप समझ में आ जाएगा। एक तो ये है कि ये 2 गिरफ्तार हुए हैं जो आरोपी हैं, उनके लिंक्स क्या है, धर्मांतरण कैसे हुआ है, कहां कहां फंडिंग हुई है और टेरर एंगल क्या है, इन सबको एटीएस जांच कर रही है, सब एंगल जांच कर रही है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आ गई है लिहाजा ईडी की एंट्री भी हुई है। लेकिन लखनऊ के हलचल की हम बात करें तो लखनऊ में इसको लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही है। अपोजिशन का ये कहना है कि इसको पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कहना है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और देखिए रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इलेक्शन से ठीक पहले जो आया है और अब ईडी की एंट्री, देखिए ईडी की ये जो जांच होती है, देखिए जांच 1-2 दिन में नहीं हुई, एक लंबा प्रोसेस होगा। जाहिर सी बात है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग है, ईडी का आना है, टेरर लिंक है, एनआईए का आना है, तो सब मिल करके काम करेंगे तब जाकर खुलासा हो पाएगा कि आखिर इसके तार कितने मुल्कों तक फैले थे, मनी लॉन्ड्रिंग का रूट क्या था और साथ ही इसके तार कितना पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में और रूट कितना है और बाकी प्रदेशों में, तभी जाके मामला क्लियर हो पाएगा। ओके, तो चलिए आप नजर बना के रखिएगा लोकल ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। आप हमारे साथ में बने रहिए। साथ ही आशीष सिन्हा भी हमारे साथ में लीगल एंगल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आशीष, जब हम देख रहे हैं कि इसमें काफी कुछ लोकल लेवल पर और अब विदेशी तार भी मिल रहे हैं, लीगली इस केस को कहां बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या कुछ लीगल डोमेन में डेवलपमेंट हुआ है? आशीष, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीवी की खबर पे मुहर लगी है। आईटीवी ने कुछ दिन पहले बताया था कि जिस तरह से इसमें फॉरेन फंडिंग हुई है इस पूरे मामले में और जिस तरह के बैंक खातों की जांच की जानी है, उस मामले में ईडी एक्सपर्ट है, लिहाजा ईडी इस मामले में इन्वॉल्व होगी। ईडी ने अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और अब ईडी जितने भी बैंक खाते हैं
जो अलग अलग राज्यों में है, इसके अलावा जो विदेशी फंडिंग है उनकी जांच करेगी। दूसरी सबसे अहम बात है आशीष की जो तार है वो तार अब इनके बहुत लंबे हैं, लगभग पूरे भारत में है, क्योंकि अगर आप 24 राज्य और उसके अलावा जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं अगर वहां तक धर्मांतरण करा रहे लोग, तो इसका मतलब यह है कि लगभग पूरे भारत में इनका कब्जा था। बिल्कुल। और आशीष सॉरी मैं आपको रोकना चाहूंगा, काफी समय की कमी है, और करुण निजामी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम इसी खबर से जुड़े हुए दूसरे अपडेट्स को नजर डाल लेते हैं। कहां कहां धर्मांतरण गैंग का जाल फैला हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। और वहां पर यूपी एटीएस की नजर है, और जाहिर सी बात है कि अब ईडी भी बीच में आएगी। सबसे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश में तो जाहिर सी बात है ही, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, गुजरात, असम, झारखंड, केरल, उत्तराखंड। तो इस तरह से लगभग आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और साथ ही 11 टोटल 11 राज्यों में अलग अलग यह नेटवर्क फैला हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जो यूपी एटीएस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में जिम्मेदारी है वो केवल और केवल राज्य के स्तर पर नहीं, अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। वहीं धर्मांतरण मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। धर्मांतरण का एक खतरनाक खेल है, और जिस खतरनाक खेल में तमाम देसी और विदेशी शक्तियां लग करके और समाज में जहर घोलने का काम करने की कोशिश किए हैं, और उसकी बहुत गहराई से छानबीन हो रही है। जो भी दोषी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी का बयान आया है कि दस्तावेजों में धर्मांतरण की बात सामने आई है, और अवनीश जी ने यह भी कहा है कि यूपी से बाहर भी कई प्रदेशों में हुआ है धर्मांतरण। हवाला के जरिए ये आया पैसा और विदेशी खाते का ट्रांजैक्शन भी दिखा है। लालच और बहकावे में धर्मांतरण कराने की आशंका है। देखिए, अभी तक जो है 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनके पास से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए हैं जो धर्मांतरण के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने कंसेंट लेटर्स वगैरह भी जो है मिल गए हैं। लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण की बात आई है, अलग अलग जगहों पर है, अपने प्रदेश से बाहर भी कई प्रदेशों में ये हो रहा है। इस कार्य को करने में उनका क्या उद्देश्य है, इस कार्य में मूक बधिर बच्चे, लड़के लड़कियां शामिल थी, क्या परिवार वालों को जानकारी थी या नहीं थी। कुछ परिवार वालों के सामने ये बिंदु आ रहा है कि उनको जानकारी पूरी तरह से नहीं भी थी। और आपको मालूम है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में धर्मांतरण का नया कानून प्रदेश में लाया गया है, और उसमें अगर लोभ और लालच से अगर धर्मांतरण किया जा रहा है तो वो भी। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आ रही है। धर्मांतरण केस में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रलोभन देकर या दबाव में धर्म परिवर्तन कराना गलत है, और ऐसे मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रकार का लालच, किसी प्रकार का प्रलोभन देकर अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो निश्चित रूप से वो पनिशेबल भी है, और हर तरह से कठोर कार्रवाई उसमें होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। थैंक यू। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है। संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को अपने साथ ले गई ईडी। घर से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि अनिल देशमुख के निजी सचिव हैं संजीव पलांडे। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि अनिल देशमुख के घर सर्च हुआ है ईडी का, और उसी के बाद संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को अपने साथ ले गई है ईडी। वहीं छापेमारी के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। कार्रवाई हो रही है वो माननीय उच्च न्यायालय, इन्होंने जो आदेश दिया और उस आदेश के तहत उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपी है, और उस जांच के तहत एजेंसियां जांच कर रही है। इसलिए इसको कोई भी राजनीतिक स्वरूप देना ये गलत बात है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये एजेंसियां जो हाईकोर्ट ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है
उसके तहत काम कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के घर पर छापेमारी हो रही है। सवाल यह उत्पन्न होता है कि परमवीर सिंह हो या सचिन वाजे हो, जिनके आरोपों के ऊपर यह जांच हो रही है, उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि 100 करोड़ रुपया दिया गया। अगर पैसे दिए भी नहीं गए हैं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है वहां? क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कानून यह कहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना बहुत आवश्यक है। अगर हुआ ही नहीं तो क्या मिलने वाला है इतने दिनों के बाद? दूसरी ओर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसका भी जवाब देना होगा, क्योंकि जो आरोपों के ऊपर यह जांच चल रही है उसमें कहीं भी तथ्य या एविडेंस नहीं दिया गया। रेड के बाद बीजेपी और शिवसेना में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। शिवसेना सांसद संजय राउत और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। नीतिक मामला मुझे लगता है, सबको ये मालूम है। अभी कल ने भी राज्य की बीजेपी कार्यकारिणी में एक जो रेजोल्यूशन पास किया है कि अनिल परब और हमारे जो मंत्री जी है अनिल परब और अजीत दादा पवार, उनकी जांच सीबीआई करे। क्या सीबीआई आपके कार्यकर्ता है? ईडी आपके कार्यकर्ता है? आपके किसी सेल के प्रमुख है? हाँ, नहीं है ना। तो आप ईडी और सीबीआई का महत्व क्यों कम कर रहे हो? आप लोग ईडी और सीबीआई की बदनामी कर रहे हो, उनका अधपतन कर रहे हो। ये ठीक नहीं है, इतना मैं कहूँगा। घर पे आग छापे है, लेकिन आने वाले कल के दिनों में वो जेल में भी जाएंगे। जो वादे वसूली गैंग और घोटाले का पैसा उन्होंने कलकत्ता बोगस कंपनी के द्वारा अपने परिवार में लिया, अनेक उसके एविडेंस डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। छगन भुजबल ने इसी प्रकार से घोटाले का पैसा स्वयं की कंपनी में लाया था, 3 साल जेल में रहे थे। अनिल देशमुख की यही अवस्था होने वाली है और उसके पार्टनर अनिल परब भी कुछ सप्ताह के बाद में वह भी अनिल देशमुख के साथ में होंगे। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आ रही है। अनिल देशमुख के घर पर रेड के बाद कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया ये प्रदर्शन। आपको बता दें कि अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को बताया है राजनीतिक साजिश। 100 करोड़ की वसूली मामले में देशमुख के घर पर छापा पड़ा था। ये तस्वीरें उस समय की जब एनसीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, ये कहते हुए कि अनिल देशमुख के घर जो ईडी का छापा पड़ा है वो एक राजनीतिक साजिश है। चलिए 2 तस्वीरें देखिए। एक जब अनिल देशमुख के घर पर छापा मारा गया और दूसरा जब उनके समर्थन में एनसीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। ये इन्वेस्टिगेशन का एक्शन है और जो रिएक्शन है वो पॉलिटिकल है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एक्शन हुआ है ईडी का अनिल देशमुख पर, जो घर पर छापेमारी हुई है, वो एक्शन ही पॉलिटिकल है। एक छोटे से ब्रेक के लुक है, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।